हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड है, आप इनको स्कैन करके मुझे इन पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का एजेंडा क्या है कि मैम ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम यानी इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर स्कीम है, इसका मुझे बेनिफिट लेना है। कब मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ? क्या अगर मैंने अपील फाइल कर दी है तो क्या अभी मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ? मैम, मैंने तो अपील करी ही नहीं थी, वो ऑर्डर ही आ गया और ऑर्डर आए हुए भी साल भर हो गया है। तो क्या आज भी मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूँ? कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ? क्या मुझे स्पेशल फॉर्म 1 भरना है या 2 भरना है? क्या जो मुझे टैक्स की तरफ पेमेंट करनी है, वो मैं अपने क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूँ? मैम, मेरे नोटिस के बाद जो ऑर्डर आया था उसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी है, क्या मुझे तब भी इसका बेनिफिट मिल सकता है? तो ये सभी सवालों के जवाब अलोंग विद एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑनलाइन फाइलिंग मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही दोस्तों, एक और कंसर्न था कि मैम पुराना आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों ही स्कीम्स बहुत ज्यादा फेवरेट रही हैं और इस टाइम पे सभी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो एमनेस्टी स्कीम के रिस्पेक्ट में पहले आपके पास सर्कुलर्स और कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है, एडवाइजरीज वगैरह, वो मैं एक ये वीडियो है और ये वीडियो इन डेप्थ में डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ में आईटीसी के रिस्पेक्ट में भी एक ये वीडियो है और अभी रिसेंट में भी मैंने आपके साथ पूरा फॉर्म कैसे भरना ऑनलाइन मैंने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इनको देख के समझ सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, किस तरह से भरने, क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी है। अब आज के वीडियो में क्योंकि हमें एमनेस्टी स्कीम के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है, इसको आप कब अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक पीपीटी बनाया है जिसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका क्यूआर कोड ऑलरेडी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ और लिंक स्टिल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा हाइप बनी थी। कब से हाइप बनी थी? 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जून 2024 में, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की एक एमनेस्टी स्कीम को लाया जाएगा। अल्टीमेटली बजट के थ्रू फाइनली सेक्शन 128A जो है वो लाया गया। फिर आपके पास रूल नंबर 164 आया, जिसने बताया कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से फॉर्म्स आएंगे, कैसे आपका ऑर्डर पास होगा, कितने समय में होगा। फिर आया सर्कुलर नंबर 238, स्क्रीन पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। फिर 3 तरह की एडवाइजरी आई। पहली एडवाइजरी बता रही थी कि भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्सेस की। क्यों? क्योंकि एप्लीकेबल हो गई थी स्कीम 1 नवंबर 2024 से। उसके बाद आया 29 दिसंबर को कि भाई फॉर्म्स आपके एक्टिव हो गए। अब फॉर्म में जो इशू आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में नई एडवाइजरी आई है आपकी अभी 14 जनवरी 2025 को। तो आज हम सारी चीजें इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। मैम, ये फॉर्म अवेलेबल कैसे होगा, एक बार ये तो बता दूं। तो जी, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशन में जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन में देखिए एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A है। इस पे आप क्लिक कीजिए न्यू एप्लीकेशन पे। अब यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आपको स्पेशल फॉर्म 1 या स्पेशल फॉर्म 2, इन दोनों में से कोई एक आपको भरना होगा। किस केस में आपको क्या भरना है वो चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सपोज कीजिए मैंने स्पेशल फॉर्म 1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्वेश्चनर आ गया। सिमिलरली मैं अगर 2 पे भी क्लिक करूंगी तो भी मुझे एक क्वेश्चनर आ जाएगा जिसका आंसर मुझे यस या नो में देना होगा। तो ये चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बट इससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ ले लीजिए कि एमनेस्टी स्कीम क्या है, इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी नोटिस, इंटीमेशन या ऑर्डर पास हुआ था अंडर सेक्शन 73 यानी नॉन फ्रॉड केसेस में, या फिर फ्रॉड केस का आपका नोटिस था बट लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू नॉन फ्रॉड और ऑर्डर आपका अकॉर्डिंगली पास हुआ था, तो उन सिचुएशन में फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, इन तीनों सालों के लिए आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगी। बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, यानी केवल और केवल टैक्स पे करना होगा। अब ये स्पेशल फॉर्म भरने से पहले ही आपको टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे आप कब तक कर सकते हो? 31 मार्च 2025 तक, यानी 1 नवंबर से लेके 31 मार्च 2025 तक आपने पे करना है ये टैक्स, ताकि आप इस स्कीम में जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर है उसका बेनिफिट आप ले पाए। अगर आपने लास्ट ईयर 1 नवंबर 2024 से पहले भी अगर पेमेंट कर दी थी तो डोंट वरी, आपके लिए भी एमनेस्टी स्कीम आज भी अवेलेबल है, आप इजीली उसमें आ सकते हो।
पर पेमेंट केवल टैक्स की होनी चाहिए। अगर आपने कंप्लीट पेमेंट कर दी थी तो रिफंड कुछ नहीं होगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो एडवाइजरी आई थी ना, एडवाइजरी भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। पहली एडवाइजरी क्या कह रही थी कि भाई आपको डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट जरूर करना है और कुछ केसेस में एक डीआरसी 03 ए फॉर्म है उसके थ्रू करना है। कैसे है मैं आपको बता दूंगी। 03 ए क्या कर रहा है, बेसिकली आपने 03 जो फॉर्म है उसमें जो पेमेंट करी है उसको लिंक कर देगा किस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में है। अब 03 ए कैसे भरना है मैम ये भी बता दीजिए। तो इसके लिए भी दोस्तों मेरा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है कि आपको किस तरह से 03 ए भरना है। लिंक मैं अगेन आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों आ जाइए आगे कि अब मैडम ये जो सेकेंड एडवाइजरी थी वो क्या बोल रही थी, वो आपको कह रही थी कि जी SPL 02 फॉर्म जो है वो एक्टिव हो गया है पोर्टल पे, तो अब आप अकॉर्डिंगली फाइल कर दीजिए। अब इसमें आपको कोई इश्यू आता है तो हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है वो कह रही है कि अगर आपने अपील फाइल करी थी तो उसको पहले आपको विड्रॉ करना पड़ता, तभी आप इस वेवर स्कीम में जाएंगे। अगर उस विड्रॉल में कोई भी इश्यू आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी ये थर्ड एडवाइजरी। अब जी अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है ना तो ये देखिए, ये इश्यू को कैसे रिजॉल्व करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये हमारा सेल्फ सर्विस पोर्टल है जीएसटी का। इसमें आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है इशू को रिपोर्ट करना है। इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे वो हमसे पूछेगा आपका इशू क्या है। इसमें आप एडवांस सर्च पे चले जाओ। कैटेगरी जो आपसे वो पूछेगा वो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको इश्यूज रिलेटेड टू वेवर स्कीम से रिलेटेड जो आपके इशू है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्योंकि इनके एफएक्यू से कुछ बेनिफिट नहीं मिला अगर, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करने में जा सकते हैं। और कंप्लेंट अगर आपको लॉन्च करनी है तो आगे अपनी फर्दर जो भी आपका इशू या कंसर्न है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इशू, वेवर स्कीम से रिस्पेक्ट में है तो आपको अकॉर्डिंगली जो भी आपका कंसर्न है वो आप टाइप कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। दैट मीन्स अभी भी अगर आपको स्पेशल फॉर्म भरने में कोई भी इशू आ रहा है तो आपको इस तरह से रिड्रेसल मैकेनिज्म दे दिए। अब मैम भरना कैसे और कौन सा फॉर्म भरना है, क्या मुझे स्पेशल फॉर्म 1 भरना है या स्पेशल फॉर्म 2 भरना है। तो देखिए मैंने ये पीपीटी जो बनाई है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे इस स्पेशल फॉर्म स्कीम में जो है ये एमनेस्टी स्कीम में 8 तरह के फॉर्म्स है। पहला फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपको नोटिस या इंटीमेशन आई थी अंडर सेक्शन 73, ठीक है, तो आपको स्पेशल फॉर्म 1 भरना है, लेकिन आप पे ऑर्डर कोई पास नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वंस अगेन सारे नॉन फ्रॉड केस होने चाहिए यानी सेक्शन 73 के होने चाहिए। और कौन से पीरियड को पर्टेन करने चाहिए, फाइनेंशियल 17 18 18 19 एंड 19 20। स्पेशल फॉर्म 2 आपको कब भरना होगा, अगर ऑर्डर तो इशू हो गया है आपके ऊपर लेकिन आपने फर्दर अपील जब की है, या तो आपने अपील कर दी होगी या आपने अपील नहीं करी होगी, इन बोथ दी केसेस आप पे अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तब आप उस केस में क्या कर सकते हो, स्पेशल फॉर्म 2 में जा सकते हो। लेकिन अगर आप पे अपील का ऑर्डर भी पास हो गया तो फर्दर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में या रिट आपने नहीं करवाई है, ठीक है, या उनका इश्यू ऑर्डर नहीं आया है, तब भी आप स्पेशल फॉर्म 2 भरेंगे। दैट मींस अगर आप पे ऑर्डर पास हो गया है, चाहे वो आपका सेक्शन 73 का ऑर्डर है या वो अपील का ऑर्डर है, बट आपने आगे फर्दर या तो अपील करी है या नहीं करी है, उसको विड्रॉ कर लिया है, सिमिलरली रिट के केस में भी, तो आप पे स्पेशल फॉर्म 2 आएगा जो आपको भरना होगा। अदरवाइज अगर ऑर्डर कोई भी किसी तरह का पास नहीं हुआ है, केवल नोटिस या इंटीमेशन है, तो स्पेशल फॉर्म 1 आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों अब एसपीएल 3 क्या कहता है, फॉर्म एसपीएल 3 क्या कहता है, जब आपने 1 और 2 सबमिट कर दिए होंगे जो भी आपका केस रहा होगा, तो ऑफिसर उसको एग्जामिन करेंगे। ऑफिसर एग्जामिन करने के बाद सोचते हैं कि नहीं आपको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर एसपीएल 03 यानी एक तरह से डेफिशिएंसी मेमो है, ये शो कॉज नोटिस है जो आपके ऊपर इशू हो जाएगा। कितने टाइम फ्रेम में हो जाएगा, विद इन 3 मंथ। सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सेड एप्लीकेशन जो आप एसपीएल 1 और 2 में भरोगे। फिर आपको जवाब किस में देना होगा, एसपीएल 4 में आपको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा उसके लिए। अब स्पेशल फॉर्म 5 क्या है, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं जी, आपके पास एक्सेप्शन ऑर्डर एक तरह से कि भाई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपका एमनेस्टी स्कीम के लिए का बेनिफिट आपको पास ऑन कर दिया जाएगा, और वो ऑर्डर किस में आएगा, स्पेशल फॉर्म 5 में, और रिजेक्ट करना होगा तो हो जाएगा स्पेशल फॉर्म 7 में। अब
7 के अगेंस्ट में आपको अपील डालनी है, तो अपील का जो आपका बेनिफिट आएगा, अगर अपील में जाके एपेलेट ट्राइब्यूनल में लगता है, अपील में जाके बेसिकली अगर उनको लगता है कि नहीं आपको एक्चुअल में बेनिफिट पास होना चाहिए था, तो आपको स्पेशल फॉर्म 6 में आपके फेवर में ऑर्डर अगेन पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, स्पेशल फॉर्म 8 आ जाएगा, जहां पे आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि कोई बात नहीं, अब जब यहाँ पे सबको डिसमिस हो गए तो नो वरीज, जो मेरी ओरिजिनल अपील थी उसी को आप रिवाइव कर दीजिए, यानी अंडरटेकिंग जो है वो स्पेशल फॉर्म 8 में आ जाएगी। सारे फॉर्म्स अभी आपको मेजरली किस पे ध्यान देना है, स्पेशल फॉर्म 1 एंड 2 पे, बाकी सभी फॉर्म की डिटेल मैंने आपको इसमें दे दी है। अब स्पेशल फॉर्म्स के बाद दोस्तों कुछ ना कंसर्न्स आ जाते हैं कि मैम कुछ हमारे क्वेरीज भी है वो भी एड्रेस कीजिए, तो उसको हम एड्रेस करेंगे, बट पहले हम एक बारी ना एडवाइजरी पे जाएंगे। जैसे ही आप एडवाइजरी पे जाओगे ना, यहाँ देखिए एडवाइजरी फॉर वेवर स्कीम। अब इसके अंदर जो हेल्प डॉक्यूमेंट है, स्पेशल फॉर्म 2 कैसे भरना है मैंने आपको बताया। फॉर्म कैसे जाएगा, 1 कब जाएगा, जब आपके पास ऑर्डर नहीं आया है, आपके पास नोटिस है, इंटीमेशन है। 2 कब है, ऑर्डर तो आ गया है, अपील का हो चाहे आपका सेक्शन 73 का हो, फर्दर या तो आपने उसके अगेंस्ट अपील कर दी होगी या फिर आपने नहीं करी होगी, तो वट एवर में बी द केस एसपीएल 02 जाएगा। अब दोनों ही केस में कुछ ना कुछ क्वेश्चनेयर आएगा, वो क्वेश्चनेयर क्या है वो देख लीजिए एक बारी। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। स्पेशल फॉर्म 1 के केस में क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 128 ए 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए इन केस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट। अब मैंने इसके अंदर क्रिएट किया एप्लीकेशन को, तो देखिए ये क्वेश्चनेयर आ गया। क्या ये नोटिस या स्टेटमेंट वाज बीइंग इशूड थ्रू द जीएसटी पोर्टल, क्या ये जो नोटिस है, कई बार क्या होता है आपके पास नोटिस ऑफलाइन इशू हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आप नो लिखेंगे कि भाई ये ऑनलाइन तो नहीं आया था, बट अगर ये आया था तो आप यस कर देंगे। फिर देखिए वेदर एनी ऑर्डर हैज बीन इशूड अगेंस्ट द नोटिस और स्टेटमेंट इशूड, तो अगर आप एसपीएल 1 भरेंगे तो ध्यान रखिएगा ऑर्डर नहीं होगा तभी तो आप एसपीएल 1 में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आइडियली नो होना चाहिए। अब वेदर द टैक्स अमाउंट डिमांडेड इन द नोटिस और स्टेटमेंट इज बीइंग कंप्लीटली पेड, क्या आपने पे कर रखा होगा, तभी आप पे करोगे तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो आपको वो यस ही करना होगा। वेदर द नोटिस और स्टेटमेंट इज इशूड अंडर सेक्शन 73 और 74, तो देखिए बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा जब 73 का होगा। ठीक है, 74 के केस में तो आपको बेनिफिट मिलना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 73 74 बोथ और अदर्स, तो 73 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इन केस आपका कोई और सिचुएशन है, अदर्स है या बोथ है, तो अकॉर्डिंगली जो पार्शली आपका अमाउंट इसमें बनता होगा उसका बेनिफिट ले पाएंगे। इफ यस वेदर इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 75। अब ये चीज कब आएगी, जैसे मैं 74 करूंगी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, यानी नोटिस तो इशू किया गया था एज फ्रॉड केस, बट अल्टीमेटली जो बाद में प्रोसीडिंग्स हुई उसको हमने नॉन फ्रॉड केस में हमारा कन्वर्ट हो गया था, ऑफिसर ने उसको कन्वर्ट कर दिया था, तब आपको यस या नो का ऑप्शन मिलेगा, बट जैसे आप 73 करोगे तो ये ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल ही नहीं है। वेदर द नोटिस और स्टेटमेंट इज इशूड फॉर एरोनियस रिफंड, तो ये भी आपका नो ही होगा, अगर आप यस करोगे तो उसके केस में भी आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार तो हमने तब पढ़ा जब एसपीएल 1 का केस था। अब आ जाइए एक बार हम एसपीएल 2 के केस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आपका डिमांड ऑर्डर जो था जिस तरह से उसमें लिखा हुआ था, क्या जो वो नोटिस है वो आपके जीएसटी पोर्टल पे इशू हुआ था, तो आपने यस या नो किया। सिमिलरली डिमांड का आप लिखेंगे यस कर दिया। क्या आपने कोई अपील फाइल करी हुई है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, यस या नो अकॉर्डिंगली आप कर देंगे। अगर आपने नो किया तो देखिए विड्रॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर यस करते तो आपको विड्रॉ भी करनी होगी अपील, क्योंकि अगर आप नहीं विड्रॉ करेंगे तो भी आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्या जो अपील या रिट पिटिशन है अगेंस्ट द ऑर्डर बीन विड्रॉन बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो आपने अपील फाइल करी थी या रिट फाइल करी थी, या तो वो चीज क्या आपने विड्रॉ कर ली है या नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यस करेंगे। अब क्या जो वो ऑर्डर आया था 73 में था, 74 में था, ये किस में था, अगर मैं 73 करूंगी तो मेरा बाकी 75 वाला ऑप्शन फिनिश हो जाएगा जिससे लास्ट टाइम था, बट अगर वो 74 होगा तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंगली 75 में अगर आपका वो नॉन फ्रॉड केस की तरह कन्वर्ट हो गया तभी आपको बेनिफिट मिलेगा एमनेस्टी स्कीम का। फ्रॉड केसेस में एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। और एरोनियस रिफंड के भी केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी ना, तो इस तरह से मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, एक नया आपका एड्रेस, आपका जो आपका जोन है, ज्यूरिसडिक्शन जोन, वो ऑटोफिल हो जाएगा। अब कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, इशुएंस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसको अब मैं आपके पास वापस डॉक्यूमेंट में आपको लेके जा रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट में आपको जब मैं लेके जाऊंगी तो देखिए इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, जैसे मैं क्वेश्चनेयर भर लूंगी
पहली चीज तो आपका क्या मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या ज्यूरिसडिक्शन है, क्या एड्रेस है, ये आ जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड आपसे वो ऑर्डर नंबर पूछेगा, किस दिन वो इशू हुआ वो आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, किस सेक्शन में इशू हुआ है। अब क्या वो अपील फाइल हुई थी या रिट फाइल हुई थी? अगर हुई थी तो आपने क्या उसको विथड्रॉ कर लिया है? कहीं एरोनियस रिफंड जो आपने क्वेश्चनर भरा था वही एक तरह से आपके पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा दोस्तों, अगर आपका ऑर्डर जो था ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे नहीं था, आपको मैनुअली वो ऑर्डर सर्व हुआ है, तो देखिए सेलेक्ट द ऑर्डर रेफरेंस नंबर और मैनुअल एंट्री इन केस ऑफ एन ऑफलाइन या मैनुअल ऑर्डर विच इज नॉट अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। मैं ये इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों का ये कंसर्न था कि मैम जो ऑर्डर पास हुआ है ना वो पोर्टल पे तो नहीं है, तो ऐसे में मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ? तो आपको अगर एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको इस तरह से जाना होगा, आपको मैनुअल एंट्री सेलेक्ट करके वो ऑर्डर का रेफरेंस नंबर आपको देना होगा। The demand orders issued against the taxpayer through the GST portal will be available for selection in the drop down menu। जो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे होंगे तो वो आपको अकॉर्डिंगली दिख जाएंगे। अब जो डेट ऑफ इशू है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी ऑर्डर की। ठीक, अब इसके बाद वही सेम क्वेश्चंस जो अभी हमने क्वेश्चनएयर में पढ़े थे वो सब आपको मिल जाएंगे। अब कितना अमाउंट था वो आपको डालना रहेगा। अब अमाउंट में से अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास ना आईटीसी की बेनिफिट स्कीम आई थी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पुराने पिछले सालों का आप आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे, उसकी स्कीम थी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात भी करी थी। दैट मीन्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के थ्रू जो बार था, लेकिन अब एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के थ्रू आपको आईटीसी जो मिल जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव आईटीसी फॉर फाइनेंशियल 17 18 18 19 19 20 एंड 2021, अगर इनका आईटीसी आपने 31 नवंबर 2021 तक ले लिया होगा इन एनी ऑफ योर 3B, तो आपके लिए वो कंप्लीटली एलिजिबल है, वो 16 सबसेक्शन 4 के थ्रू बार्ड नहीं माना जाएगा। तो उस अमाउंट को यदि उस नोटिस या ऑर्डर में कुछ अमाउंट उससे पर्टेन करता होगा या सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 से पर्टेन करता होगा रेवोकेशन के केस में, तो वो बेनिफिट आपको यहाँ से रिड्यूस करना होगा, यानी कि वो तो आपको बाय डिफॉल्ट अलाउ हो जाएगा। उसके लिए फॉर्म जो भरना है स्पेशल फॉर्म, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने वीडियो बना ही रखा है उस पर, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। अब अमाउंट पेड थ्रू दी पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर, अब आपको ये भी बताना होगा स्पेशल फॉर्म में कि जितना टैक्स डिमांड आपकी अल्टीमेटली बनती थी वो आपने ऑलरेडी डीआरसी 03 के थ्रू पे कर दी होगी या फिर डीआरसी 03A के थ्रू, ताकि आपने वो पेमेंट मैप करा दी अगेंस्ट विच ऑर्डर वो पेमेंट आपकी हुई है। तो वो चीज यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट अगेंस्ट द डिमांड विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंट्रीज इन टेबल नंबर 4। टेबल 4 में आपको कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है वंस यू एंटर द डिटेल ऑफ कि कौन सा डीआरसी 03 है। ठीक है, अब अमाउंट पेड थ्रू द पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर, अब यहाँ पे आप देखिए, for the demand order issued through the GST portal and the payment is made using DRC 03 under the cause of payment as voluntary or others। अगर आपने DRC 03 जब आप पे करते हैं तो दोस्तों उसमें भी ना कई सारे हेड्स आ जाते हैं, उसमें अगर आपने वॉलेंट्री या अदर्स करके पहले पे कर दिया था तो आपको मैपिंग करने की जरूरत थी विद 03, यानी DRC 03A आपको भरना था। वो फाइलिंग ऑलरेडी मैंने आपको अभी वीडियो बताई है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको 03A से मैपिंग करानी होगी कि कौन सा DRC 03 आपके कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में। वो मैपिंग कराने के बाद आपके यहाँ पे वो ऑटोफिल होगी। ऑटोफिल होने के बाद अल्टीमेटली आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन सी पेमेंट आपने करी है कितने ऑर्डर्स के, यानी मल्टीपल डीआरसीज आपके इसमें यूज हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर के अगेंस्ट में एक ही स्पेशल फॉर्म जाएगा, यानी आपके जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे तो अकॉर्डिंगली उतने ज्यादा स्पेशल फॉर्म्स होंगे, लेकिन आपने एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल डीआरसी 03 से पेमेंट किया तो वो एक ही फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और फाइनली जैसे हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही इसको सबमिट कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, अगेन ये एडिट नहीं हो पाएगा तो एक ही बारी में ध्यान से भरिएगा। इस तरह से आपको स्पेशल फॉर्म चाहे 1 हो चाहे 2 हो वो आपको भरना रहेगा। पोर्टल पे भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली, अब ये आपसे प्रूफ भी मांग रहा है कि कौन कौन सा डीआरसी 03 है आप या 03A है, वो सब आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपने अपील डाली हुई थी और अब आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना तो आपको वो विड्रॉ करनी होगी, तो आपको उसका प्रूफ अपलोड करना होगा कि भाई हाँ आपने विड्रॉ कर दी है। ठीक है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, वो ऑर्डर अपलोड करना होगा और इसके अलावा कोई भी और आपका डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि मुझे सबमिट करना है इस एप्लीकेशन में तो वो भी आपको सबमिट करना होगा। और अल्टीमेटली डिक्लेरेशंस करके आपको यहाँ पे देखिए कई सारी डिक्लेरेशंस है। इसने यही कहा है कि या तो आपने अपील फाइल नहीं करी है, अपील फाइल करी है तो आपने विड्रॉ कर ली है। ठीक है, और ये जो है आई एग्री दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर कंक्लूडिंग द डिमांड प्रोसीडिंग्स।
यानी अल्टीमेटली जब ये हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट आप कोई अपील नहीं करेंगे अनलेस आपका अनसैटिस्फैक्टरी डिसीजन हो, यानी एसपीएल 07 में आपका रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन तो आप जा सकते हैं अपील में, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली अब कहते हैं कि कोई आपकी रिट नहीं फाइल हो रखी थी, फाइल हो रखी होगी तो विड्रॉ कर ली होगी, तो इस तरह से मल्टीपल आप डिक्लेरेशंस देंगे और आप अल्टीमेटली लास्ट में आप फाइल करेंगे, तो आपको स्पेशल फॉर्म फाइल करना है इस तरह। अब और जो कुछ कंसर्न्स आते हैं ना दोस्तों, इसको और मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना डाले हुए हैं कुछ कंसर्न्स जो कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि मैम जो ये एसपीएल 1 है 2 है ये कब तक हम भर सकते हैं? 3 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च 2025, यानी आज भी आप भर सकते हो, पर आप 3 महीने 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ 31 मार्च 2025 आप तब भी आप भर सकते हो तब तक। अब उसके बाद अगर स्पेशल फॉर्म 1 या 2 का जो ऑर्डर है वो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में नहीं आया है, चाहे वो एक्सेप्ट का हो चाहे रिजेक्शन का हो, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाएगा और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा एमनेस्टी स्कीम का। फिर उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, जो अब ये देखिए, इन केस द टैक्स पेयर हैज बीन इशूड मल्टीपल नोटिस स्टेटमेंट ऑर्डर्स, तो आपको अकॉर्डिंगली सेपरेट एप्लीकेशन डालनी होगी, लेकिन अगर एक ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने मल्टीपल डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट करी है तो वो एक ही एप्लीकेशन में केटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या ये बेनिफिट जो है, अब वेदर द बेनिफिट अंडर 128A विल बी एप्लीकेबल इन केसेस वेयर टैक्स हैज ड्यू हैज बीन पेड एंड नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर अंडर 73 ओनली पर्टेन्स टू इंटरेस्ट पेनल्टी इन्वॉल्व। अब देखिए मेरे पास जो ऑर्डर सर्व हुआ था 73 में वो केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का ही था, तो क्या मैम तभी मुझे एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा? तो देखिए यदि ये इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है पर्टेन कर रही है आपकी लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की, यानी आपने डिलेड फाइलिंग करी थी 3B की 1 की सो एंड सो फॉर, तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो आपको अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पे करनी है वो पे करनी ही पड़ेगी, उसका कोई वेवर नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी है इन केस, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक और कंसर्न आ जाता है कि मैम क्या ये जो बेनिफिट है क्या हम पार्ट पेमेंट्स में लेके कर सकते हैं कि भाई पार्ट पेमेंट्स करते गए और अकॉर्डिंगली हम लोग पहले ही स्पेशल फॉर्म भर दें? नहीं, आपको पहले ही कंप्लीट पेमेंट करनी होगी, फिर आप स्पेशल फॉर्म 1 या 2 फाइल कर पाओगे, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर पाओगे। अब जो ये पेमेंट करनी है उसके लिए क्या मैं आईटीसी को यूटिलाइज कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए वेदर द बेनिफिट, ये हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया है। और लास्ट में आप देखिए एक चीज और, अगर हमने रिट फाइल कर रखी है चाहे वो हाई कोर्ट में हो या एसएलपी फाइल कर रखी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में भी हम जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने वो रिट या स्पेशल लीव पिटिशन जो है आपने विड्रॉ कर ली हो, तभी आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सारे डाउट्स कंसर्न जितने भी एमनेस्टी स्कीम को लेकर क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपको कोई भी कंसर्न है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। जो कॉमन कंसर्न्स होंगे उस पर रिस्पेक्ट में हम लोग डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे फिर अलग से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने प्रोफेशनल सर्कल में इसको जरूर सर्कुलेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।